सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था यंग्स मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया। अच्छा, कुछ होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, अटेम्प्ट किया Yes, क्या? sir. अटेम्प्ट किया? यस सर, आंसर भी आ Yes, गया। sir. आंसर भी आ गया? ओके, गुड वन। तो चलिए उस पर बाद में डिस्कशन करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए, अगर आपको इस टॉपिक में फील नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर का, है ना। सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर लेवल पर स्ट्रक्चर, ये आपको केमिस्ट्री में बेहतरीन ढंग से बताया जाता है ना, बहुत डिटेल में बताया जाता है। अभी तक शायद आप लोग पढ़ भी चुके होंगे किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता कैसा है, टेट्राहेड्रल होता है, क्यूबिक होता है, जैसा पढ़े कि नहीं पढ़े अभी तक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यस सर, वगैरह। यस सर, Yes, यस sir. सर, पर है। जब आप वो सब जब चीजें पढ़ते हो, इसका मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में कौन कौन सा शेप होता है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक शेप, ये सारी शेप होते हैं अलग अलग। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। हम लोग उतना डीप में नहीं जा रहे, पर इतना तो श्योर है कि कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिल करके बना होता है। उन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट अलग अलग डिजाइन का होता है और हर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर, हर एटम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है। करेक्ट। ये जो फोर्स होता है ये एक दूसरे से दूर नहीं जाने देना चाहता है। डेली लाइफ के एग्जांपल्स में आपको बेस्ट एग्जांपल मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आप दो दोस्त एक दूसरे को पकड़ करके ऐसे खड़े हो, ओके, इट्स लाइक बॉन्डिंग, एंड समवन ट्राइज टू पुल यू। अगर आपको कोई खींच रहा है, कोई आपको दूर करने की कोशिश कर रहा है, देन जो आपके आर्म्स है, जो आपके बाह है, जो आपके हाथ है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। नाउ फील दैट फोर्स। वो जो आप फोर्स लगाते हो ना उसको खींचने को, अंदर खींचने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। नाउ यू कैन फील इट। आप पकड़िए, है ना, एक दूसरे का हाथ पकड़िए और दूसरे को बोलिए, दो आदमी को, अलग आदमी को बोलिए कि आप खींचो, ट्राई टू पुल अवे, एक दूसरे से दूर करने की कोशिश करिए। तो आपके जो हाथ है, आपके जो बाजू है ना, वो एक दूसरे के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा। दे डोंट वांट टू गो अवे, वो दूर नहीं जाना चाहते। ओके, मूवीज में सीन देखे होंगे ऐसे बहुत सारे। सो वहां पर जो फोर्स लगता है, यू कैन फील इट कि दैट फोर्स इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स, और वो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ही स्ट्रेस है। अब अगर अब भी नहीं फील हो रहा है तो इट्स पता नहीं। ये जो मॉलिक्यूलर लेवल का जो फोर्सेज होता है, ये फोर्स, सारे फोर्सेज को ऐड कर दीजिए, सारे छोटे छोटे फोर्सेज को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी इक्वल्स टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। जो भी एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगता है ये उसके बराबर हो जाता है। ठीक है। अब इस पर बेस्ड बहुत सारा जो थ्योरीज था वो हमने पढ़ा। सबसे पहला था स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या कहता था कि एक इलास्टिक लिमिट, जैसे जैसे आप फोर्स लगाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसमें स्ट्रेस डेवलप होते जाएगा, स्ट्रेस डेवलप होते जाएगा, साथ साथ उनके बीच में इलोंगेशन भी होते जाएगा, साथ साथ में उनके बीच में इलोंगेशन भी होते जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, सॉरी। सो मैं ये बोल रहा था कि ये जैसे ही फोर्सेज इस पर एक्ट करते हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करने लगते हैं।
बदले में इसका एक रीस्टोरिंग फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स लगता है इन दोनों के ऊपर। और ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, यही स्ट्रेस होता है। और यहीं से सारा गेम स्टार्ट होता है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन से। किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, उसका स्ट्रेंथ है, या वो टिकेगा नहीं टिकेगा, टूट जाएगा, क्या होगा, यही सब चीजों का स्टडी हम लोग करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था यंग्स मॉडुलस पर बेस्ड, कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे और उसका कुछ थ्योरीज भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आप कैसे कंपेयर कर सकते हो किसी भी रॉड को एक स्प्रिंग के साथ, है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक रॉड दिया जाता है ना, देयर इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और इसके ऊपर एक आवाज नहीं आ रहा है सर। सो मैं ये बोल रहा था कि से अगर आप थोड़ी देर के लिए ये मान लें कि ये ओके मैं दिख रहा है कुछ विंडो विंडो वेट दिख वेट रहा है। हो गया हो गया हो गया। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग ये मान लें कि इस रॉड के जगह एक स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग पर सेम फोर्स लग रहा है एफ, है ना, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, तो इस स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना होगा, है ना। तो मैं इस पे आपको कुछ अलग नहीं बताया, ये मैंने आपके लिए कुछ अलग तरह का कंसेप्ट नहीं बताया, मैंने आपको सिर्फ इतना ही चीज बताया कि आप थोड़े देर के लिए एज्यूम कर लीजिए, आप मान के चलिए कि क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए आप रॉड के जगह स्प्रिंग मान आवाज नहीं आ रहा है सर। ओके, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये के का वैल्यू, ये फॉर्मूला याद रखना है, एंड दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक टू रिमेम्बर। फिर गए क्या? हाँ है। ओके, सो अगर ये चीज किसी को नहीं समझ में आया है तो कोई पूछ सकता है, किसी को डाउट है क्या यहां तक? चलिए कोई नहीं, सो मूव करते हैं नेक्स्ट। जो आपको क्वेश्चन दिया था उस पर आते हैं। ये था जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि यू शुड ट्राई इट। आपको दिया गया कि स्टील वायर ऑफ डायमीटर डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ 2L इज क्लैम्प्ड फॉर्मली एट 2 पॉइंट्स एंड बी। तो ये आपको फिगर में दिया गया है, ये पॉइंट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, which are 12 meter apart. Great. A body of mass M is hung from the middle of the wire such that the middle point sags by X
मीटर लोअर। तो ये जो पॉइंट है ये यहाँ से x मीटर नीचे की तरफ चला गया है ओरिजिनल पोजीशन। इफ यंग्स मॉडुलस इज y देन m इज गिवन बाय, तो ये m का वैल्यू क्या होगा अगर इस वायर का यंग्स मॉडुलस हो गया y। अब देखिए इसका सब कंसेप्ट बहुत ही सिंपल इसमें यही दिख रहा है कि मान लीजिए कि इस वायर के अंदर जो टेंशन होगा, इस वायर के अंदर जो टेंशन होगा, टेंशन टी एंड टी व्हाटएवर, क्योंकि एंगल सेम बन रहा है, मिड पॉइंट से है, एंगल सेम बन रहा होगा थीटा एंड थीटा, वी कैन से दैट कि से जो दोनों में टेंशन होगा वो सेम होगा। ओके, अगर अलग अलग एंगल होता तो हम ये भी कह सकते थे कि दोनों में टेंशन सेम नहीं होगा, करेक्ट। सो थोड़ी देर के लिए जूम कर लिया कि इसमें दोनों में टेंशन टी है, अगर ये थीटा है ये 90 है, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो टेंशन का दो कंपोनेंट आ जाएगा, टी कॉस 90 माइनस थीटा, तो ऊपर की तरफ टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा और वहां से हम लोग लिख सकते हैं 2t cos 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। ये ठीक है क्या? यहां तक किसी को दिक्कत? कैसे लिख दिया, कहां से आ गया, किसी को पूछना है क्या? सर फिर से बताइए तो। ठीक है, देखिए ये हो गया ऐसा, और यहाँ से एक वायर गया है कुछ इस तरह से, ये एक वायर गया है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर एक मास नीचे की तरफ लटका हुआ है, जिस जो फोर्स इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg के बराबर। ये जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू mg। ओके, अगर ये लेंथ l है, ये लेंथ l है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपस में जो फोर्स लगा रहे होंगे, जो इस रॉड के अंदर, इस वायर के अंदर जो टेंशन फोर्स आएगा दैट टेंशन फोर्स विल बी इक्वल्स टू टी, दैट टेंशन फोर्स विल बी इक्वल्स टू टी, दिस इज इक्वल्स टू टी, है ना। और जो आपको ये जो डिस्टेंस दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, दिस इज गिवन बाय x, ये x मीटर वैल्यू दिया गया है, जो मेजरमेंट है वो है, ये है l, ये है l और ये है x। मान लेते हैं कि ये जो एंगल दिया गया है दैट एंगल इज रफली थीटा, है ना। तो बाय सिमेट्रिसिटी वी कैन से दैट दिस विल आल्सो बी थीटा, ये जो वैल्यू होगा ये भी क्या होगा, थीटा के बराबर ही होगा। तो सिमेट्रिक है इसलिए दोनों स्ट्रिंग में हमने टेंशन सेम मान लिया। अब इस टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर के तरफ, दैट विल बी द, अगर ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, एंड सिमिलरली ये एंगल भी 90 माइनस थीटा। अब इस टेंशन का एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, इस टेंशन का एक कंपोनेंट आ जाएगा ऊपर की तरफ, कितना आ जाएगा, t cos 90 माइनस थीटा। सिमिलरली इस टेंशन का भी एक कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, दैट विल बी द t cos 90 माइनस थीटा। तो टोटल y डायरेक्शन में जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, 2t cos 90 माइनस थीटा, और ये mg के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये यहां से बनता है हमारा इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि दैट 2t दैट इज t इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा। ओके, एनीवन हैज प्रॉब्लम? किसी को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। अब देखिए ये जो स्ट्रिंग में जो टेंशन आया, यही टेंशन
इसमें इलोंगेशन या जो कुछ भी होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन सब कुछ आप इसी टेंशन से, इसी फोर्स के वजह से आप करना चाहोगे ना। अब हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इस टेंशन का वैल्यू साइन थीटा के टर्म्स में तो लिखेंगे नहीं, बिकॉज थीटा तो आपको दिया नहीं गया था। आपके पास गिवन डेटा क्या है, एक्स एंड एल, ठीक है। तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, देखो यहीं पर ट्रिक है और यहीं पर कंसेप्ट है जो हम लोग गलती करते हैं या जो आप लोग गलत कर सकते हो। ये जो x है ना, ये जो x का वैल्यू है, दैट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। ये आपको देखने में लगता जरूर है कि हाँ ठीक है चलो ये बहुत बड़ा एक्सपेंशन होगा या बहुत बड़ा वैल्यू होगा। एक्चुअली दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। यहीं पर ट्रिक है, सारा गेम यहीं पर। साइन थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट विल बी x डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है? आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होना चाहिए। अब अगर हम लोग मान लें कि x इज वेरी वेरी लेसर देन l, तो ये जो x का वैल्यू होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल विथ रेस्पेक्ट टू l। हम लोग लिख सकते हैं यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई l। अच्छे से लिखते हैं x डिवाइडेड बाई l। This will be the value of sin theta. Now put the value of sin theta in the equation of tension. जब उसमें वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास जो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा, that tension will be mg divided by 2x और ऊपर में चला जाएगा L. This will be the value of tension. Now हम लोगों से बोला गया है ये किसे, जो इसका जो वायर है, वायर का जो यंग्स मॉडुलस दिया गया है दैट इज y, ठीक है ना। अब यंग्स मॉडुलस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम लोग यहाँ पर इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। वी नो दैट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, करेक्ट। या आप कह सकते हो कि जो स्ट्रेस होगा दैट विल बी द टेंशन डिवाइडेड बाय एरिया इनटू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल और ऊपर में चला जाएगा ओरिजिनल लेंथ एल। ये होना चाहिए हमारा यंग्स मॉडुलस के बराबर। टेंशन का वैल्यू अपने को आ चुका है, ये इक्वेशन 1 में टेंशन का वैल्यू आ चुका है। ओरिजिनल लेंथ अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं, इसका फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओरिजिनल लेंथ क्या था L, बाद में ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ओरिजिनल लेंथ तो L पता है, चेंज इन लेंथ कितना होगा ये अपन लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सो डेल्टा L विल बी इक्वल्स टू न्यू लेंथ दैट इज L डैश माइनस L। नया वाला लेंथ क्या होगा अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस L, करेक्ट। अब अगर मैं यहां से L कॉमन ले लू, सी अब यहां सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, फिजिक्स इसमें कुछ है ही नहीं। इसको सॉल्व कैसे करना है, बस आपको ये मैथमेटिक्स आएगा तभी आप समझ पाइएगा। यहां से L स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूं तो रूट अंडर से बाहर निकल जाएगा L और ब्रैकेट में बच जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर माइनस कैपिटल L। यहां से भी L कॉमन ले लीजिए,
बिग ब्रैकेट मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2 इससे माइनस, पहले एल स्क्वायर ने कॉमन लिए, वो एल ही लिखे हुए। तो एल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो एल ही बचेगा ना। यस यस। ये हो गया -1। अब मैंने बोला था कि यहां पर ही लगेगा आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये जो फंक्शन है दिस इज नथिंग बट इट लुक्स लाइक 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, जहां पर जो फंक्शन होगा x के जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था 1 प्लस n इंटू एक्स। तो मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा तो मैं लिख सकता हूँ इसको l बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर -1। माइनस माइनस कट गया, यहां से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। दिस इज द चेंज इन लेंथ डेल्टा एल का वैल्यू। अब मेरे पास देखो टेंशन भी आ चुका है इक्वेशन 1, मेरे पास डेल्टा भी आ चुका है इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 सारा वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। आई थिंक आंसर ए आ रहा है ना। सर हाँ न्यू लेंथ जो लिखे हैं √(L² + x² - L), तो x तो आप बताएं छोटा है तो वो अपने आप 0 हो जाएगा, तो ऐसे में तो 0 हो जाएगा ना। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर भी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं यस सर। तो फिर इलोंगेशन ही नहीं आएगा ना, यस सर। तब तो ये वैल्यू ही 0 हो गया, तो फिर बात ही खत्म हो गया, फिर काहे का स्ट्रेस स्ट्रेन सब खत्म। कैलकुलेशन आगे बढ़ाना है ना भाई। यहाँ पर सी आप कहाँ अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर रहे हो, दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप्रोक्सीमेशन अगर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो ये डेल्टा एल ही 0 हो जाएगा, डेल्टा एल 0 हो जाएगा तो यंग्स मॉडुलस समझ रहे हो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप गलत अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं ना। अगेन सेम डायलॉग, फिजिक्स इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन। आप कहाँ पर अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है आर्यन। यस सर। तो ये वैल्यू अब आपको पुट करना है बस, ये 1, 2 एंड 3 इक्वेशन का इस्तेमाल करिए, यंग्स मॉडुलस का वैल्यू आप निकाल लीजिए। y = t के जगह पर लिख सकते हैं mg इंटू एल डिवाइडेड बाई 2x, mg इंटू एल डिवाइडेड बाई 2x, दिस इज द वैल्यू ऑफ t। l का वैल्यू तो l ही रहेगा, डिवाइडेड बाय a का वैल्यू तो a रखने देते हैं a, एंड ठीक है डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा x² डिवाइडेड बाई 2l, ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है। So now solve it properly. That will be the equals to mg into l square divided by 2ax cube, करेक्ट। और ये 2l भी ऊपर चला जाएगा इंटू 2l, 2 से 2 कट गया, दैट विल बी इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस। अपने को क्या चाहिए मास, so m will be equals to y(a)x cube divided by ये कितना हो जाएगा GL³ GL³ that will be equals to the mass
कोई है क्या? सी ऑप्शन है। ऑप्शन ए सी नहीं। है। हाँ, ये नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन दिया था एक सेकंड सेकंड वाला। रुकें सर, एक सेकंड नुकीले रुकें। ने मिला था टाइजन सब चीज पर। स्टेशन पे आए क्या बे? है? क्या हुआ सर? स्टेशन पे आए क्या? अब तुम लोगों को बोले। हो गया? हरा झंडा दिखा दे। हो गया भाई। यस सर, हो गया। यस सर, हो बिना ऐसे पूछ लीजिएगा। हाँ विनय, हो गया। वो तो डरा देता है आपको जैसे ही आगे बढ़ रहा है। रुकिए। ओहो। आगे बढ़े विनय। यस सर। एक और क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन हो गया क्या? यस सर, हो गया। किसी को पूछना है वो क्वेश्चन? किसी को पूछना है क्या? नो वन। बनाया नहीं होगा। कोई नहीं, फिर आगे पढ़ते हैं। तब हेडिंग डाल लीजिए, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर। किसी वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? लेट्स बिगिन। मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है और इस रॉड के ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है, या ऐसा मान लेते हैं कि एक दीवार के साथ एक रॉड ऐसा फिक्स किया गया है और इस रॉड के ऊपर एक फोर्स लगाया जाता है, एफ फोर्स। दिस इज द रॉड और इसके ऊपर एक फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स का वैल्यू होगा एफ। ठीक है, इस रॉड का यंग्स मॉडुलस है y और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है a और इसका जो लेंथ होगा दैट विल बी l। दैट्स आर आवर एजम्पशन। अब बोला गया है कि से अगर मैं ये जो f फोर्स लगाता हूं, अगर मुझे इससे एक इलोंगेशन प्रोड्यूस करना है, लेट से कि आपने इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस किया कुछ y, या आपने इस पर फोर्स लगा दिया और आपने इसमें एक इलोंगेशन प्रोड्यूस कर दिया, डेल्टा एल इज इक्वल टू वाई मीटर। तो पूछा जाता है कि इस वाई मीटर को खींचने में इस फोर्स के द्वारा, इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना होगा, है ना? मैंने आप लोगों को बोला था कि देखो, एक तो तरीका यह है कि आप इसका एलिमेंट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, द मेथड नंबर 2 इज, मैंने बोला था कि अगर आप रॉड को चाहें तो आप इसको स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं सेम प्रॉब्लम को इस रॉड के जगह बस मैं क्या कर दूंगा, स्प्रिंग लगा दूंगा और मैं यही क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट कर सकता हूं कि आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाया गया है एफ न्यूटन का। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, है ना? मैंने बोला कि इस रॉड के जगह जैसे ही आप स्प्रिंग लगाते हो, इस स्प्रिंग कांस्टेंट के का वैल्यू आप मान लीजिएगा के इज इक्वल टू वाई ए, तो ए वाई डिवाइडेड बाई एल के बराबर। दिस विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ के।
अब अगर इस स्प्रिंग को इस फोर्स के द्वारा अगर y मीटर इलोंगेट कर दिया जाएगा, व्हाट विल बी द वर्क डन? कोई बता सकता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क हाफ बाय के स्क्वायर कितना हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क बाय फोर्स विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के इनटू जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है y या जो भी है डेल्टा एल का स्क्वायर। के का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2। के का वैल्यू है a इंटू वाई डिवाइडेड बाई एल इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग, या कह सकते हो कि वर्क डन टू इलोंगेट अ रॉड बाय अ डिस्टेंस डेल्टा एल। बोलो कितने लोगों को नहीं समझा ये? मैं ये डेरिवेशन कर भी सकता हूं बाय दिस मेथड, मैं इससे भी डेरिवेशन कर सकता हूं, बट मैंने बोला कि आप रॉड को इजीली समझ जाइए बाय द मेथड ऑफ स्प्रिंग। एज्यूम कर लीजिए कि यहाँ पर रॉड नहीं है, इस रॉड के रूप में इस रॉड के अंदर एक स्प्रिंग है। एक्चुअल में ये रॉड नहीं है, इस रॉड के अंदर एक स्प्रिंग है और आप स्प्रिंग को एफ फोर्स से खींच रहे हो। इस स्प्रिंग का जो के का वैल्यू है वो होगा a इंटू वाई बाई एल। तो इस स्प्रिंग के द्वारा किया गया वर्क कितना होगा? दैट विल बी हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। के की जगह पर ये वैल्यू लिख दिया ए वाई बाई एल, और जो एक्सपेंशन हुआ, जो इसमें इलोंगेशन हुआ, दैट इज डेल्टा एल। तो एक्स की जगह पर डेल्टा एल आ गया, फॉर्मूला हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर। कितने लोगों को नहीं समझा? ये जिसको नहीं समझा जल्दी पूछो भाई। इज इट समझा ओके? समझा समझा। चलिए अब देखिए, मैंने बोला था कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क है या जो स्प्रिंग फोर्स जो होता है, दैट इज अ काइंड ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये जो आप वर्क करते हो वो इसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर ये भी कह सकते हैं कि द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, इसका एक अलग से नाम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी stored in rod is U is equal to, पोटेंशियल एनर्जी को U से डिनोट करते हैं, U is equal to A Y by 2L delta L का स्क्वायर। This will be the potential energy stored in the rod। ठीक है, बात एक ही होगी, आप वर्क डन कहिए या फिर उसके द्वारा। अच्छा, ये वर्क डन निगेटिव होता है एक्चुअली, हाफ माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, तो आप माइनस साइन इस्तेमाल कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा दैट विल बी द पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं इसमें, मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और मैनिपुलेट करता हूं और इसको कितने और तरीके से लिखा जा सकता है, लेट्स डू दैट। आगे बढ़ो नेक्स्ट पेज पर विनय। यस सर। ये कौन सा आ गया? चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला आया था पोटेंशियल एनर्जी का, दैट वाज U इज इक्वल टू हाफ ऑफ
हाफ ऑफ के का स्क्वायर बोले तो वाई ए बाई एल दैट इज के इंटू एक्स स्क्वायर डेल्टा एल का होल स्क्वायर। मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहता हूं, सुंदर। कैसे बना सकते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करिए और ये हो जाएगा 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई एल, और ऊपर चला जाएगा ये डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल। आपको लग रहा है कि ये किस चीज का वैल्यू है, ये क्या है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग देखो लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ ए सॉरी एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो फोर्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? फोर्स इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। This is the value of force applied on the rod. मैं इस इक्वेशन को, from this equation we can write, है ना, that potential energy stored from equation आप लिख सकते हो 1 and equation 2, from 1 and 2 मैं लिख सकता हूं U इज इक्वल टू हाफ ऑफ, इतना वैल्यू की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं क्या? कैपिटल एफ दैट इज द फोर्स अप्लाइड एफ इंटू डेल्टा एल। दिस इज अनदर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? बेसिकली जो अलग टर्म्स में है, फोर्स इंटू हाफ ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट ना? आप क्या करते थे? हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर लिखते थे ना। हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1/2 के एक्स इंटू एक्स। के एक्स क्या था? स्प्रिंग फोर्स या दैट इज फोर्स अप्लाइड। तो मैंने क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, दैट्स इट। मैंने बोला ना कि यू कैन जस्ट कंपेयर विथ द स्प्रिंग, एवरीथिंग विल बी इजी। ये ठीक है? यस सर। ओके नाउ, और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को वापस से यूज में लेके आते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या तरीका है। एक्चुअली ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ दिया जाता है या फॉर्मूले पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जो दूसरा मेथड है, आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉडुलस a डिवाइडेड बाई l इंटू डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल का स्क्वायर। ठीक है? सो कैन व्हेन वी डिवाइड बोथ साइड बाय वॉल्यूम, दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, u डिवाइडेड बाय वॉल्यूम will be equals to 1/2 y a डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल इंटू, वॉल्यूम की जगह पर आप क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया into L। यस, दैट विल बी द एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया एरिया कट जाएगा और आपके पास क्या बच जाएगा? हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ठीक है? अब डेल्टा एल बाई एल क्या होता है?
डेल्टा एल बाई एल क्या होगा? Strain, longitudinal. स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसका स्क्वायर। तो क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज यू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, है ना? तो आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 1/2 यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। लिख सकते हैं ना? तो ये भी एक आपके लिए न्यू ही होगा। that elastic potential energy stored in a rod is equal to half of Young's modulus into strain का स्क्वायर। ओके, अगेन आप इस फॉर्मूले को एक और तरीके से लिख सकते हो, u इज इक्वल टू, देखो कितना सारा फॉर्मूला बनेगा, डोंट बी कंफ्यूज, एक ही फॉर्मूला से सारा फॉर्मूला बनता है। u इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या देता है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या देगा? Stress. स्ट्रेस। तो मैं स्क्वायर जो है उसको दो पार्ट में तोड़ देता हूं, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू स्ट्रेस। तो मैं क्या लिख सकता हूं? स्ट्रेन वॉल्यूम। हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन into volume, into volume. This is the third formula. सर ये हाथ पैर हटाइए नहीं हाथ। This will be third formula. Wait. ठीक है, तो आपके लिए तीन फॉर्मूला तैयार है। पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड इज इक्वल टू हाफ ऑफ फोर्स इनटू द इलोंगेशन। दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। तीसरा है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, है ना? कई बार ये क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो नथिंग बट आप वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, इट विल बिकम हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, है ना? और हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे या जैसा ऑप्शन में दिया रहेगा वैसा। करेक्ट? आगे बढ़े भाई, ये हो गया? सर 1 मिनट। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी है, लेट्स सॉल्व इट। When a 4 kg mass is hung vertically on a light spring that obeys Hooke's law,
The spring stretched by 2 centimeters. The work required to be done by an external agent in the stretching this spring by 5 centimeter will be. जब मास को हंग किया गया तो उसमें स्ट्रेच आ गया, स्प्रिंग में वो आ गया 2 सेंटीमीटर से। अब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा, इसको 5 सेंटीमीटर तक लेकर के जाने। सॉल्व करिए, कर सकते हैं या डायरेक्ट सॉल्व करूं मैं? कर लेंगे सर। लेट्स ट्राई। या लेट्स ट्राई। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, द बेस्ट वे इज सॉल्व दिस, ड्रॉ फिगर। Spring rod, conservative in nature. लगभग 2.5 जूल सर। ऑप्शन नंबर बी। यस सर, ऑप्शन नंबर बी। मैसेज चैट बॉक्स इस्तेमाल करके राइट योर आंसर। ओके, आयुष का भी आंसर आ गया है, बाकी लोग का देखते हैं। ओके, खुशी, ग्रेट। तो 3 लोगों का आंसर अभी तक सेम ही आया, तो आई थिंक कि सेम ही होगा, तो आंसर करेक्ट ही है। सो मान लेते हैं कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के। जैसे ही हम लोगों ने 4 kg मास को हंग किया, इसमें जो एक्सपेंशन आ गया वो कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर का आ गया। दैट मीन्स कि इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट आपको निकालने के लिए दिया गया है के का वैल्यू, के विल बी इक्वल्स टू एक्स विल बी इक्वल्स टू mg, है ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट केसेस आप यहां से इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हो, के इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई x, दैट विल बी 40 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू दिया गया 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 into 10 raised to power minus of 2। ये हो गया आपका k का वैल्यू।
अब ये बोला गया कि इसे आप एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा अगर इस स्प्रिंग को 5 सेंटीमीटर तक खींच दिया जाए तो कितना काम करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां से यहां तक खींचने में इस एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम कितने के बराबर होगा। So that will be equals to the change in potential energy, the work done by, हम लोग यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। Of course we can do that. वर्क एनर्जी जब थ्योरम इस्तेमाल करेंगे किस किस पॉइंट के बीच में, हम लोग 2 पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल कर रहे हैं। बिटवीन द पॉइंट दिस वन, ये ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। सो ए से बी तक जाने में वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, work done by external force will be equals to अच्छा, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा क्या? यस आएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज अल्ट्रा स्मॉल, या कह सकते हो कि इट्स वेलोसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा। तो दिस टर्म विल बी 0। नाउ वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नथिंग बट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। This will be half of k x स्क्वायर, मतलब 2 से लेकर के यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा वो लिख लेते हैं। That will be the change in potential energy delta U due to spring प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये अपने को पता नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी का मतलब हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू, आप ये इस्तेमाल कर लीजिए, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना होगा, हाफ ऑफ के इंटू इलोंगेशन हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर, और इस पॉइंट पर इलोंगेशन होगा 2 सेंटीमीटर, तो के इंटू 2 का स्क्वायर। दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ के इंटू 5 into 10 raised to power 2, that is the centimeter का स्क्वायर, माइनस 2 into 10 raised to power minus of 2 का स्क्वायर, और k को मैंने कर लिया है बाहर। That will be the change in potential energy of a spring. Okay. प्लस जो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा। अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ ग्रेविटेशनल, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mg into h, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 into g का वैल्यू 10 या जो भी लेना है 10 ही ले लेते हैं, आसान रहेगा सर। और h का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर, बोले तो 3 डिवाइडेड बाई 100, ये आ गया। So let's solve it. हाफ ऑफ k का वैल्यू कितना होगा, k का वैल्यू है ये 40 डिवाइडेड बाई
20 into लिख 10 to power 2. 2 into 10 to the power 0.02 जो भी है, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, इसको सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 5 माइनस 25 माइनस 4, दैट विल बी इक्वल्स टू 21 into 10 raised to power minus of 4। कैसे आया, ये मैथमेटिक्स का गेम है, ये नहीं बताने वाला हूँ मैं। ये कट गया तो 12 डिवाइडेड बाई 10 बोले तो 1.2, ये 2 और 2 4, तो ये गया 10, ये हो जाएगा कितना 210 गुना 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, इसको काट देंगे तो दैट विल बिकम 10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 2 प्लस 1.2, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.1 प्लस 1.2 विल बी इक्वल्स टू 3.3 के आसपास आ रहा है, जो कि कहीं पे भी ऑप्शन ही नहीं है। सर हाँ। के का वैल्यू जब आ गया तो हाफ के एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं ना। हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा के। सर मेरा आंसर आ रहा है 2.058 जी का कितना आ रहा है, 2.058 जूल। 2.058 जूल। यस सर। सर मेरा सुनिए ना, हाँ सुनाइए ना। मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो इलेंगेटेड होगा 5 सेंटीमीटर, हाँ तो नहीं निकालेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर से। भाई तो और उससे पहले ही 2 सेंटीमीटर इलोंगेट हो चुका है वो, तो वो माइनस भी करना पड़ेगा ना। 2 सेंटीमीटर तो पहले से है उसमें, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स का तो कोई रोल है ही नहीं ना। 3 सेंटीमीटर ना खुद से है, 2 सेंटीमीटर, हाँ, सॉरी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर खुद से है, तो 3 सेंटीमीटर ही तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इलोंगेट किया गया होगा। हाँ तो टोटल हम 5 निकाल लिए तो 5 सेंटीमीटर खींचने में कितना लगा वो आ जाएगा ना, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना। हाँ ठीक है, अगर वो आप कंसीडर करेंगे तब, लेकिन अगर आप इसमें एक्सटर्नल ये ग्रेविटेशनल फोर्स को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो ना, तब यस सर। मीन्स दैट विल बी इन आइदर कंडीशन कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो माइनस करेंगे ना ग्रेविटेशनल को, mg हाँ? को। क्या हो गया, 2 सेंटीमीटर खींचने में जो एनर्जी लगा उसको माइनस कर देंगे तब हुआ ना कंसीडर। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg नीचे की तरफ, समझा नहीं मैं। सर मैं बोल रहा था मतलब 2 सेंटीमीटर आया है ग्रेविटी के कारण, ठीक है। 5 सेंटीमीटर हम निकाल लेंगे, एफ एक्सटर्नल आ जाएगा हमको, वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल आ जाएगा हमको 5 सेंटीमीटर की वजह से, u इक्वल टू के एक्स स्क्वायर से। तो उसमें अगर हम टोटल में वो 2 सेंटीमीटर का एनर्जी माइनस कर देंगे तो आ ना जाएगा 3 सेंटीमीटर एफ एक्सटर्नल जितना लगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, नहीं यहाँ से यहाँ तक तो चलो ठीक है, ग्रेविटी की वजह से आया, स्प्रिंग फोर्स विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब mg into x के बराबर, दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, चेंज और इन ये पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। हाँ mg into x, और ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन स्प्रिंग का जो भी होगा पोटेंशियल एनर्जी।
हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। वो तो ठीक हो गया, मतलब स्प्रिंग फोर्स के द्वारा किया गया काम यहां से यहां तक का, that will be the change in potential energy from here to here। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया काम मुझे नहीं पता कितना होगा, पर ड्यूरिंग दिस यहां से लेकर के यहां तक जाने में स्प्रिंग फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा काम नहीं किया जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा तो 2 सेंटीमीटर तक ही ना किया जाएगा। 2 सेंटीमीटर जो इलोंगेट हुआ वही ना हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। उसके आगे भी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। उसके आगे क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि उसके बाद भी तो ग्रेविटेशनल सेल्फ फोर्स वेट के कारण, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही ना, सेल्फ वेट के कारण जो फोर्स आया। हाँ, सेल्फ वेट के कारण ही जो फोर्स आया, बिल्कुल। तो वो 2 सेंटीमीटर तो हो गया। अब जो एक्सटर्नल लगेगा वो 3 सेंटीमीटर उसको खींचेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया काम, ठीक है, तो उसका हिसाब किताब तो पहले ही खत्म हो गया ना। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इसके और इसके बीच में लगा रहे हैं ना, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज बिटवीन ए टू बी। अब तो बोल ही रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ग्रेविटी का हिसाब किताब पहले खत्म कर दीजिए, वो समझ में आ गया, वो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो यही मान रहा हूँ कि इस पोजीशन पर इसके पास एक इलोंगेशन होगा, जिसके वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में पहले से रहेगा, और प्लस में एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी mgh पहले से रहेगा। दिक्कत क्या? पहले से इतना था, बाद में इसके पास इतना हो गया। अच्छा, ये 9.8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4g इंटू h 3 12 9.8 रख के देखें तो कितना आता है? फोर इंटू 3 इंटू 9.8 that will be equals to 1.17। so again it will be 3 ही आने वाला है इधर भी, और इधर तो कुछ चेंज नहीं आएगा ना। k का वैल्यू mg, g का वैल्यू यहाँ पर भी 9.8 लेना पड़ेगा क्या? है हम उन्हें डाउनलोड करें म्यूट करके रखो ना भाई। ना, कल जो तुम लोग अनम्यूट कैसे हो जाता है, हमको ये नहीं समझ में आता है। यहाँ पर g का वैल्यू 9.8 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 के जगह पर कितना आएगा? 9.8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 39.2 आ जाएगा। 4 into 9.8 हो जाएगा 39.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻²। 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 9 दूनी का 18, 19.6 डिवाइडेड बाई इतना, ये हो जाएगा 1.96। करेक्ट? ओके, जी का वैल्यू लेके देखते हैं कैलकुलेशन। 0.196 होगा या 19.6? 19.6 9.18 गुना 2 कितना होगा? सही है 19.6। हाँ, तो ये हो जाएगा 19.6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻²। ओके, अगर ये वैल्यू हम लोग रखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻², और ऊपर में आ जाएगा 21 इंटू 10⁻⁻4 प्लस ये भी वैल्यू ले लेते हैं 9.8,
हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आता है 1.176 1.176। तो ये हो जाएगा कितना 19.6। तो फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन 9.8 ही आ जाएगा। तो दैट विल बी 9.8 into 21 into 10 to the power -2 बोले तो डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1.17 प्लस प्लस 1.176। अब ये इनको अगर गुना करते हैं 21 into 9.8 दैट विल बी डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 2.058 प्लस 1.176 अगेन ये 3.17 जो भी आ रहा है 3.2 के आसपास आ रहा है। ओ समथिंग हम लोग कुछ तो मिस कर रहे हैं। उज्जवल तुम्हारे मेथड से आंसर तो आ जाएगा नो डाउट, बट व्हाई वी नेग्लेक्ट mg फोर्स। सर हम सर- नेग्लेक्ट क्योंकि स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग हाँ नॉर्मल पोजीशन से लेके 5 सेंटीमीटर तक का एलोंगेशन में जितना एनर्जी यूज हुआ वो हाँ। निकाल लिए। हाँ। उसके बाद mg फोर्स के कारण 2 सेंटीमीटर आया। mg फोर्स की वजह से 2 सेंटीमीटर ही क्यों? mg फोर्स आगे का काम नहीं करेगा। कैसे करे? सर, करना उस रहता तो method से पहले ही ना करता। सेल्फ वेट के कारण 2 सेंटीमीटर ही ना डाला हुआ। सेल्फ वेट के कारण तो 2 सेंटीमीटर है बिल्कुल। यहाँ पर आने के बाद नेट फोर्स 0 हो गया। तो अब Right एफ ना? एक्सटर्नल ही ना लगा। हाँ तो एफ एक्सटर्नल लगा, दैट्स ग्रेट। व्हाट अबाउट mg फोर्स? एफ एक्सटर्नल प्लस mg तो नीचे की तरफ लग रहा होगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा kx। सर उस मेथड से भी आंसर 2.058 ही आएगा। इस मेथड से हाँ उज्ज्वल जो मेथड बोल रहा है। 2.05 आ रहा। हाँ हाँ उससे भी 2.05। सर इसको एक बार फिर से ये इसका वो शुरुआत में पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा उसका पूरा बना करके तब कीजिए। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत का भी और फाइनल का भी। चलो देख लेते हैं। ये रहा आपका स्प्रिंग और इस स्प्रिंग में ये ऐसा हो गया स्प्रिंग। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा उसका भी, पता नहीं। वही 2.05 हम ढाई बोल दिए। 2.05 अढ़ाई के बराबर नहीं होता ना। तो सबका नया आ भी रहा है भाई। फैक्ट 2.45 किसका किसका, आयुष का भी आया है, तुम्हारा भी आया है, खुशी का भी आया है, सबका 2.45 आ रहा है आंसर। आई डोंट नो कैसे हम तो आया। बोले थे 2.5 ना। ये हो गया इनिशियल पोजीशन x = 0 और ये हो गया 4 kg। जैसे ही ये ड्रॉप किया जाता है ऊपर से नीचे की तरफ तो ये ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे की तरफ, अभी तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, करेक्ट, अभी तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो ये आ गया यहाँ से यहाँ तक का जो इलोंगेशन होगा दैट विल बी द 2 सेंटीमीटर। दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो ओके ग्रेट, ये हो गया अभी भी 4 kg। अब यहां से यहां तक इस पोजीशन तक आने में दैट इज x = 5 तक, दिस इज x = 2। इस पोजीशन तक इस ब्लॉक को आने में, इसके बाद यहां से F एक्सटर्नल फोर्स लगना स्टार्ट किया। अब जब ये F एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो साथ में इसका mg फोर्स तो लगना ही लगना है ना, वो कहाँ भूल जाएंगे। हाँ तो सर x = 5 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेते हैं। तो x हाँ, = 0 पे इसका यहाँ पर तो mg फोर्स लगेगा
और ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स, ऊपर की तरफ लगेगा स्प्रिंग फोर्स। अब इस ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जाने में 3 फोर्स लग रहा है। एक जो लग रहा है दैट विल बी द स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ ही जाएगा। एक जो लग रहा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक जो लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। If this process is very slow, change in kinetic energy will be 0. Now, the work done by spring force is equal to delta U. That is the minus of delta U actually of a spring है ना, plus work done by gravitational force will be equals to minus of delta U in gravitational potential plus work done by external force is equal to 0. इसका मतलब वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल्स टू डेल्टा यू इंटू स्प्रिंग प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू जी। ठीक है ना, ये जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया दैट विल बी द हाफ ऑफ के, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। दैट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम, ये तो हो गया इसका स्प्रिंग का, प्लस चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अगर ये इसको मैं 0 मान लेता हूँ, हाँ जी सर हाँ, जब हम -2 इंटू 10⁻²² का स्क्वायर क्या किए हैं? ये पहले से इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा पहले हाँ से तो हम कुछ ना वहां से कुछ। काय ले रहे हैं, हम x=2 से काय ले रहे हैं, हम डायरेक्ट ले सकते हैं x=0 से x=5 तक में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। एक से लेकर के 0 तक 5 में एफ एक्सटर्नल फोर्स तो बीच में लग रहा है ना, पॉइंट ए के बाद लगना स्टार्ट हुआ है। हाँ तो जब अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं तो फिर उसमें x=0 से x=2 तक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐड हो ही जाएगा, तो फिर वो कैंसिल कर देगा। मतलब डायरेक्ट हम ले सकते हैं शुरुआत से और फाइनल के बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, और वही हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। आप यहाँ पर ऐड करो ना, फिर पोटेंशियल एनर्जी तो ऐड करना पड़ेगा ना ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ तो ऐड कर देंगे। अब तो वही तो लिख रहा हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर ये 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा mg इंटू 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो चेंज इन हाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो एक्चुअली यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस ऑफ mg बोले तो 4 इंटू जी का वैल्यू 9.8 इंटू 3/100 जो भी है, ये आ जाएगा कितना, हाफ ऑफ 4g/0.02 है के का वैल्यू पुट कर देते हैं। हाफ ऑफ के का वैल्यू हो जाएगा कितना, 4 value इंटू कितना था? 9.8 4 इंटू 9.8 बाई 2 इंटू 10⁻²। (10⁻²) और इसको सॉल्व करने पे आ रहा था 25 माइनस 4 21 21 इंटू 10⁻⁻4। अब ये तो वैल्यू नेगेटिव में आ गया तो ये तो और कम हो जाएगा, 9.8 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा,
9.8 into 3 into 4 117 डिवाइडेड बाई 100 1.17 आ रहा है 1.176 और ये जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा 2 2 4 से कट जाएगा ये यहाँ से इसको काट देगा 10⁻⁻2 बच जाएगा अगेन 21 into 9.8 divided by 100 minus 1.176 तो 1.7 आ रहा है कीजिए 1.7 आ रहा ये कितना आ गया 0.088 आ रहा 0.0 आ रहा है ना करीब 0.8 into 9.8 इतना डिवाइडेड बाई 100 2.05 minus 1.17 minus 1.17 0.888 यार है 0.888 सर इसको हम एक और सर हाँ सर इसको एक और हम दूसरे मेथड से बनाए तो उससे भी आंसर इतना ही आ रहा है 0.882 जूल। यही आएगा अगर आप यहाँ पर mg फोर्स को नेग्लेक्ट करेंगे तब जाकर के आपको जो ऑप्शन में दिया गया है वो मैच करना चाहिए भी नहीं आता वो भी नहीं आता है? उसके बाद भी सर नहीं आता है mg को नेगलेक्ट करने के बाद नहीं 2.05 आ रहा 2.05 Okay. So leave this question. This is contradictory. देखो मैं बोल रहा था कि अगर आप O से A तक का कंसीडर करेंगे O से A तक का तो जरा O से A तक का देखो तो O से A तक का क्या होता है कंडीशन इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर हो जाएगा मैं O और A के बीच में लगा रहा हूं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं 0 है ना और ये मान लेते हैं हाफ ऑफ kx² प्लस 0 तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा mg इंटू h और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0 तो k का तो वैल्यू एक्चुअली अपने को पता ही नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ mg h इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ kx स्क्वायर प्लस दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 तो यहां से मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ kx स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू h के बराबर h बोले तो x के बराबर x से x कट गया तो यहां से जो k का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 2mg डिवाइडेड बाय x के बराबर 2mg डिवाइडेड बाय x लेकिन ये तो तब होगा जब इतना इक्विलिब्रियम कंडीशन समथिंग इज रॉन्ग कुछ तो लोचा हो रहा है कोई नहीं विल सी इन द नेक्स्ट क्लास देखते हैं देखो कुछ तो गड़बड़ ये हो रहा है कि से एक तो इसमें जो इलोंगेशन जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है ये वाला 2 सेंटीमीटर वाला इक्विलिब्रियम कंडीशन पर है इसका मतलब वर्क डन बाय दैट यहां से यहां तक का जो भी कुछ हुआ है उन सब के बारे में आप भूल जाइए यू नीड नॉट टू वरी अबाउट देम हमें सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां तक का देखना है और यहां से यहां तक में आपका जो वर्क डन बाय mg फोर्स तो आना ही चाहिए यू डोंट हैव ए चॉइस आइदर कि ये बोल दे कि से हाँ आगे का नेग्लेक्ट कर देते हैं या पता नहीं समथिंग इज रॉन्ग
with this question. ठीक है, तो लीव दिस वन। अगले वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शायद वो करने को आ जाए। अभी इसको देखता हूँ थोड़ा। ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Which of the following case will have the greatest strain energy? This example. हो गया ये? हो गया भाई? यस सर। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। होपफुली कल तक ये टॉपिक खत्म ही हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। इसके बाद थर्मल स्ट्रेस, थर्मल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर देंगे। तो ठीक है, बाय बाय, टाइम भी हो गया। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. बाय सर। बाय बाय। बाय सर।